तो दोस्तों एब्सोल्यूट ऑफ वैल्यू ऑफ रोमांस कर हमें एक बेहतरीन के ड्रामा आप बोल सकते हो, सीरीज बोल सकते हो, जो कि हमें देखने को मिली है, जो कि एक रोमांटिक के ड्रामा सीरीज है जो कि हमें OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिली है। तो आज हम इसी सीरीज़ के बारे में बात करेंगे जो कि हमें इसी सप्ताह देखने को मिली है। तो पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, इसके प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग, कास्टिंग, फैक्ट, अपडेट, सारी कुछ आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप वीडियो को लाइक कर दें, आगे मैं इसकी और इन्फॉर्मेशन आपको बताता हूँ। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रोमांस, रोमांसिए जल्दत कप, एक दक्षिण कोरियाई टेलीविजन श्रृंखला है जो अभी भी चल रही है। इसे ली मिनजू ने लिखा है और ली ताए गॉन और किम जून ह्यूम ने निर्देशित किया है। किम हयांगी, चा हक यौन, किम जे ह्युन, सोन जियोंग ह्युक और किम डोंग ग्यू इसमें मुख्य भूमिका में हैं। ये श्रृंखला एक हाई स्कूल की लड़की की कहानी है जो अपने आकर्षक शिक्षकों पर आधारित रोमांटिक उपन्यास लिखती है और फिर अप्रत्याशित रूप से वास्तविक जीवन में उन्हीं शिक्षकों के साथ उलझ जाती है। इसका प्रीमियर कूपैंग प्ले पर 17 अप्रैल 2026 को रात 8 बजे KST हुआ और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर Amazon प्राइम वीडियो पर स्ट्रीमिंग के लिए भी उपलब्ध है। सार येओ ईजू एक साधारण हाई स्कूल की छात्रा है जो नए पड़ोसियों के बगल में रहने आती है। चुपके से वो एक असफल BL वेब नॉवेल लेखिका भी है। 100 धारावाहिक एपिसोड में उसकी कहानी को ज्यादा से ज्यादा 2 व्यूज मिलते हैं। एक दिन 4 आकर्षक शिक्षकों के आने से उसकी जिंदगी बदल जाती है, जो उसकी कहानियों को प्रेरित करते हैं। गा उई सू, प्रतिभाशाली लेकिन सदमे से ग्रस्त। नोह दाजू, करिश्माई और वूसू की करीबी दोस्त। जंग गी जेओन, एक दयालु पूर्व एथलीट जो ईओजू की खेल प्रतिभा को पहचानता है। और यून डोंगजू, शांत और सम्मानजनक। वो उन्हें अपने नए नॉवेल में शामिल करती है, जो उसकी हैरानी के लिए आखिरकार हिट हो जाता है। लेकिन उसका गणित शिक्षक उईसू, जो उसका सबसे बड़ा दुश्मन है, उसका राज जान लेता है। वो चुप रहने के बदले में उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है, लेकिन लोकप्रियता हासिल करने के साथ-साथ उसे अपना काम पूरा करने और अपनी निजी जिंदगी को संभालने की चुनौती का भी सामना करना पड़ता है। कलाकार और पात्र मुख्य येओ यूइजू के रूप में किम हयांग गी दिन में छात्रा और रात में ब्लैक मेलोड्रामा लेखिका। इमुक उपनाम से ब्लैक मेलोड्रामा वेब उपन्यासों को जुनून के साथ लिखती हैं और साहित्यिक सफलता का सपना देखती हैं। हालांकि वो समर्पित हैं, लेकिन उनकी कहानियां शुरुआत में लोगों का ध्यान आकर्षित नहीं कर पाती। ईजू गहरी समझ और सहानुभूति रखती हैं, लेकिन प्यार के मामले में वो अनुभवहीन और अक्सर असुरक्षित महसूस करती हैं। वो अपनी अनूठी शैली से वास्तविकता और कल्पना के बीच की रेखा को सहजता से धुंधला कर देती हैं। ब्लैक मेलोड्रामा लेखिका के रूप में उनकी पहचान दूसरों से छिपी हुई है, केवल उनके भाई को ही पता है। चा हक येओन गा ऊसू के रूप में एक प्रतिष्ठित गणितज्ञों के परिवार में जन्मे एक शांत स्वभाव के प्रतिभाशाली गणितीय प्रतिभा के धनी व्यक्ति ने एक जीवन परिवर्तनकारी घटना के बाद विदेश में अध्ययन करने की अपनी योजना को त्याग दिया, जिसमें वो लगभग अंधे हो गए थे। किम जे ह्यून नो दाजू के रूप में एक बहुभाषी व्यक्ति। वो एक धनी परिवार से ताल्लुक रखने वाला शरारती जापानी शिक्षक है जो ऊसू का लंबे समय से दोस्त है। बेटा जियोंग ह्योक जंगी जियोन के रूप में एक शारीरिक शिक्षा शिक्षक जो ईजू की असाधारण दौड़ने की प्रतिभा को पहचानता है और उसे अपना अगला प्रतिभाशाली खिलाड़ी मानता है। वो शीतकालीन खेलों में लीग में चौथा स्थान हासिल करने वाला पहला कोरियाई एथलीट बना। यूं डोंगजू के रूप में किम डोंगग्यू, एक कोरियाई साहित्य शिक्षक जो छात्रों के साथ विनम्रता से पेश आते हैं, सम्मान सूचक शब्दों का प्रयोग हमेशा करते हैं और हर परिस्थिति में अपना आपा नहीं खोते। अपनी युवा दिखने की वजह से अक्सर उन्हें सबसे छोटा समझ लिया जाता है, जबकि वास्तव में वे चारों शिक्षकों में सबसे बड़े हैं। सहायक किम सोही चोई गोया के रूप में ईजू की सबसे अच्छी दोस्त, जो एक प्रतिभाशाली कला छात्रा है। यूहाइरिम चोई जियाह के रूप में यूईजू की सहपाठी, जिसके जीवन में भावनात्मक घाव हैं। जंगदा ऑन ना देवरिम के रूप में ईजू के स्कूल में गणित की शिक्षिका, वो फील्ड्स मेडल जीतने वाली पहली कोरियाई हैं। जंग जे यंग किम डैनजी के रूप में ईजू की दोस्त। किम यंग जे के रूप में हान से ही ईजू की दोस्त। नो जू यूं यूं हासू के रूप में
यूई जू की सहपाठी जो गणित में भी विलक्षण प्रतिभा की धनी हैं। ग्लैडिस बे जेनी के रूप में यूई जू की दोस्त जो सिंगापुर से आई एक एक्सचेंज स्टूडेंट है। यांग सोमिन युंजू के रूप में यूई जू की मां। उत्पादन 2025 के अंत में किम हयांगी, किम जे ह्यून और चा हक येओन को कथित तौर पर कास्ट किया गया और फिल्मांकन शुरू हुआ। फरवरी 2026 तक किम हयांगी, चा हक येओन, किम जे ह्यून, सोन जियोंग ह्योक और किम डोंग यू को आधिकारिक तौर पर ड्रामा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रोमांस में मुख्य भूमिकाओं के लिए चुना गया। ली ताएगॉन, जिन्होंने हेलो माई ट्वेंटीज 2017 और ट्रू टू लव 2023 का निर्देशन किया था, किम जून ह्यूंग के साथ सह निर्देशक के रूप में जुड़े थे और पटकथा ली मिनजू द्वारा लिखी गई है। निर्माण का काम गुड वेव इंकर और बॉर्डरलेस फिल्म द्वारा संभाला गया है, जिसमें सिंगापुर की प्रसारण कंपनी मीडिया कॉर्प सह निर्माता है। मुक्त करना एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रोमांस का प्रीमियर कूपैंग प्ले पर 17 अप्रैल 2026 को 20 बजे हुआ और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेज़न प्राइम वीडियो पर स्ट्रीमिंग के लिए भी उपलब्ध है। किम हयांगी, जन्म 9 अगस्त 2000, एक दक्षिण कोरियाई अभिनेत्री हैं। उन्होंने बाल कलाकार के रूप में अपने अभिनय करियर की शुरुआत की और टेलीविजन श्रृंखला द क्वींस क्लासरूम 2013 में अपनी भूमिका के साथ साथ अलॉन्ग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड्स 2017 और इसके 2018 के सीक्वल जैसी फिल्मों के लिए जानी जाती हैं। इनोसेंट विटनेस 2019 में एक ऑटिस्टिक लड़की के रूप में उनके अभिनय की समीक्षकों ने खूब सराहना की। आजीविका किम ने अपने करियर की शुरुआत एक बाल कलाकार के रूप में की। उन्होंने पेरिस बैगुएट के एक विज्ञापन में पदार्पण किया अपने भावी सह कलाकार जंग वू सुंग के साथ और पहली बार 2006 में यू सेउंग हो के साथ पशु फिल्म हार्ट इज में दिखाई दी। इसके बाद उन्होंने मेलोड्रामा फिल्म चेरी टोमेटो में अभिनय किया, जो एक बूढ़े व्यक्ति और उसकी पोती के गरीबी से त्रस्त जीवन को दर्शाती है। किम की शुरुआती उल्लेखनीय भूमिकाओं में से एक ड्रामा फिल्म वेडिंग ड्रेस में थी, जहां उन्होंने सॉन्ग यून आह की बेटी की भूमिका निभाई थी। किम ने 2013 में किम ने टेलीविजन ड्रामा द क्वींस क्लासरूम में अभिनय किया, जिसके लिए उन्हें 2013 एमबीसी ड्रामा अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ युवा अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। इसके बाद किम थ्रेड ऑफ लाइज में दिखाई दी, जो किम रयो रियोंग के उपन्यास एलिगेंट लाइज का फिल्म रूपांतरण है, जिसमें एक दृढ़ निश्चयी लड़की अपनी बहन की आत्महत्या के पीछे की सच्चाई की तलाश करती है। एक धमकाने की शिकार लड़की के रूप में उनके प्रदर्शन ने उन्हें बैक्सैंग आर्ट्स अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ नई अभिनेत्री का पुरस्कार दिलाया। 2015 में किम ने ड्रामा सिटी टेलीविजन स्पेशल स्नोवी रोड में मुख्य भूमिका निभाई। 2 भागों वाली ये ड्रामा सीरीज द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी शासन के अधीन कोरिया में कंफर्ट वुमेन के बारे में है और बाद में इसे सिनेमाघरों में एक फिल्म के रूप में रिलीज किया गया था। 2017 में किम ने वेब ड्रामा स्वीट रिवेंज में अभिनय किया, जिसे सकारात्मक समीक्षाएं मिलीं और ऑनलाइन 11 मिलियन से अधिक बार देखा गया। उसी वर्ष उन्होंने फैंटेसी ब्लॉकबस्टर अलॉन्ग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड्स में अभिनय किया। ये फिल्म दक्षिण कोरिया में दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी और किम ने ब्लू ड्रैगन फिल्म अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। किम ने बाद में फिल्म के सीक्वल अलॉन्ग विद द गॉड्स द लास्ट 49 डेज में अपनी भूमिका दोहराई। किम 2018 में किम ने ड्रामा फिल्म यंगजू में अभिनय किया, जिसमें उन्होंने एक अकेली लड़की की भूमिका निभाई जिसके परिवेश ने उसे बहुत जल्दी परिपक्व होने के लिए मजबूर कर दिया था। उसी वर्ष उन्हें 2 एपिसोड वाले रोमांस ड्रामा ड्रंक इन गुड टेस्ट में कास्ट किया गया था। 2019 में किम ने जंग वू सुंग के साथ फिर से काम किया और ड्रामा फिल्म इनोसेंट विटनेस में उनके साथ अभिनय किया। विकास संबंधी विकार से ग्रसित लड़की के उनके चित्रण के लिए उन्हें सकारात्मक समीक्षाएं मिली। उन्होंने शिम ना येओन द्वारा निर्देशित युवा ड्रामा एट 18 में ओंग सेओंग वू के साथ भी अभिनय किया। 2010 में किम ने ऐतिहासिक युद्ध एक्शन फिल्म हंसन राइजिंग ड्रैगन में अभिनय किया, जो किम हान मिन की यी सुन सिन त्रयी की दूसरी कड़ी है। इसमें उन्होंने जियोंग बो रेउम की भूमिका निभाई, जो एक जासूस है और दरबारी के वेश में दुश्मन के इलाके में प्रवेश करती है। उसी वर्ष उन्होंने टीवीएन के ऐतिहासिक चिकित्सा नाटक
पूंग द जोसियन साइकियाट्रिस्ट में भी अभिनय किया। 2025 में किम को शेक्सपियर इन लव नाटक में वियोला डी लेसेप्स के रूप में चुना गया था। फिल्मोग्राफी किम 2019 में 40वें ब्लू ड्रैगन फिल्म अवार्ड्स में 39वें ब्लू ड्रैगन फिल्म अवार्ड्स के विजेताओं के लिए आयोजित हैंड प्रिंटिंग कार्यक्रम में पतली परत वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स संदर्भ 2006 दिल है सोई 2008 चेरी टमाटर दा सेओंग लड़कियों का स्काउट यूनी सेंटा मारिया यंग हो क्यूं कैमिया 2009 नजर रखना ब्यूली 2010 शादी का कपड़ा जंग सोरा समस्या समाधान कांग सूजिन 2011 देर से खिलने वाला फूल स्ट्रीट लाइट बच्चा कैमिया 2012 भव्य डकैती नानयी एक वेयरवुल्फ लड़का संजा 2014 झूठ का धागा चेओंजी 2016 जेल से एक पत्र क्वान डोंग ह्यून एक अविस्मरणीय धुन हान सनमी कैमिया 2017 देवताओं के साथ दो दुनियाएं डुक चून बर्फीली सड़क चोई जोंग बून 2018 देवताओं के साथ अंतिम 49 दिन डुक चून यंगजू 2019 निर्दोष गवाह जीवू 2021 मैं आह युवा अंतरिक्ष स्वीपर्स रोबोट बब्स कैमिया मैं तुम्हारे लिए दरवाजा खोल दूंगा ली सोमी लघु फिल्म 2022 हसन राइजिंग ड्रैगन जियोंग बो रेउम चा हक यौन जन्म 30 जून 1990 पेशेवर रूप से एन के रूप में जाना जाता है एक दक्षिण कोरियाई गायक अभिनेता प्रस्तुतकर्ता और रेडियो होस्ट हैं जो 51 के से अनुबंधित हैं। उन्होंने मई 2012 में दक्षिण कोरियाई बॉय बैंड विक्स के सदस्य के रूप में पदार्पण किया। उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 2014 में एमबीसी के रोमांटिक मेलोड्रामा होटल किंग में नोआ के रूप में की। इसके बाद उन्होंने द फैमिली इज कमिंग 2015, चीयर अप 2015 और टुमारो बॉय 2016 में भूमिकाएं निभाईं। वो कास्ट अवे दिवा 2023 और ओ माई गोस्ट क्लाइंट्स 2025 में मुख्य कलाकारों में से एक थे। एन ने मई 2015 में एसपीएस पावर एफएम पर अपने शो विक्स एन के-पॉप के साथ एक रेडियो होस्ट के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। प्रारंभिक जीवन दक्षिण कोरिया के चांगवॉन में जन्मे एन के परिवार में वे स्वयं, उनके माता-पिता, एक बड़े भाई और दो बड़ी बहनें हैं। एन ने होवॉन विश्वविद्यालय में पढ़ाई की और 1 वर्ष जापान में बिताया। विक्सेक्स के साथ डेब्यू करने से पहले एन ने ग्वांग वामुन लव सॉन्ग नामक एक संगीत कार्यक्रम में भाग लिया और नृत्य प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा लिया। उनका नृत्य का व्यापक अनुभव था जिसमें हिप हॉप, बैले, जैज और समकालीन नृत्य शामिल थे। 2009 में उन्होंने एसएम, वाईजी और जेवाईपी जैसी बड़ी मनोरंजन एजेंसियों द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लिया और जीत हासिल की। उनके द्वारा स्वयं कोरियोग्राफ किए गए आंखों पर पट्टी बांधकर किए गए नृत्य ने कोरियाई युवा नृत्य महोत्सव में ग्रैंड प्राइज जीता। आजीविका 2012-2013 विक्सेक्स के साथ डेब्यू और विभिन्न प्रकार के शो में प्रस्तुतियां। मुख्य लेख विक्सेक्स एन उन 10 प्रशिक्षुओं में से एक थे जिन्होंने एमनेट के सर्वाइवल रियलिटी शो माइडॉल में भाग लिया था और उन्हें अंतिम लाइनअप में चुना गया था। 6 सदस्यीय बॉय ग्रुप वीएक्सएक्स ने आखिरकार 24 मई 2012 को एम काउंटडाउन पर सुपर हीरो के साथ डेब्यू किया। माइडॉल में भाग लेने से पहले एन ब्रायनजू के लेट दिस डाई और सीओ इनगुक के शेक इट अप संगीत वीडियो में नजर आए थे। वर्ष 2012 में वीएक्सएक्स के डेब्यू के बाद एनटीवीएन के रियलिटी टेलीविजन शो द रोमांटिक एंड आइडल के दूसरे सीजन में एक कास्ट सदस्य बन गए। 2013 में विक्स के एल्बम की रिलीज के साथ जेकिल एन ने रीपैकेज्ड हाइड मिनी एल्बम के टाइटल सॉन्ग ग्रेट यू के लिए कोरियोग्राफी तैयार की। वो अपने समूह के सदस्यों के साथ एसबीएस के टेलीविजन ड्रामा द हेयर्स के एपिसोड 4 में भी दिखाई दिए। उसी वर्ष उन्होंने विक्स के अन्य गानों लाइट अप द डार्कनेस और शो डांसिंग 9 में जस्टिन टिम्बरलेक के लव स्टोन के साथ एक विशेष परफॉर्मेंस के लिए कोरियोग्राफी की। 2014-2015 बिग ब्यूंग ने अभिनय की शुरुआत की, एंकरिंग और रेडियो होस्टिंग की। 2014 में एन कई वैरायटी शो में एक कलाकार के रूप में दिखाई दिए, जैसे कि एमनेट का 4 थिंग्स शो, टीवीएन का फर्स्ट डे ऑफ वर्क सीजन 3 और एमबीसी एवरीवन का हिटमेकर में वो वीआईएक्सएक्स सदस्य यूक
गॉड सेवन के जैक्सन और BTOB के सुंगजे के साथ जियोंग ह्योंग डॉन और डेफकॉन के पहले प्रोजेक्ट ग्रुप बिग ब्यूंग के सदस्य बने। डोल बैकी के मंच नाम से एन और समूह ने 2 एकल गीत स्ट्रेस कम ऑन और ओजिंगियो डोएनजांग बनाए। एन को एमबीसी के रोमांटिक मेलोड्रामा होटल किंग में एक सहायक भूमिका में नूंग के रूप में कास्ट किया गया था, जो एक उज्ज्वल और जीवंत होटल कर्मचारी था। और केविल मामामू और वी संग के पेपरमिंट चॉकलेट संगीत वीडियो में ओंगबिन के साथ एक कैमियो के रूप में दिखाई दिए। 2015 में एन को SBS के द फैमिली इज कमिंग में चा हक येओन के रूप में सहायक भूमिका में अपने दूसरे टेलीविजन ड्रामा में कास्ट किया गया था और अन्य आइडल्स के साथ रनिंग मैन में भी दिखाई दिए थे। बाद में वो सुपर जूनियर के यूनह्युक और कॉन्गिन के साथ MBC एवरीवन के बैचलर पार्टी के कास्ट सदस्यों में शामिल हुए। 25 अप्रैल 2015 को एन ने 25 अप्रैल 2015 से 14 नवंबर 2015 तक MBC के शो म्यूजिक कोर में शाइनी के मिन्हो और रेड वेलवेट की येरी के साथ MC के रूप में काम किया। 2 मई 2015 को एन के अपने रेडियो शो विक्स एन के पॉप का रेडियो पर प्रीमियर हुआ, जिसमें एन होस्ट थे और साथी सदस्य कैन क्विज किंग सेगमेंट हर बुधवार के लिए एक नियमित अतिथि थे। एन सुपर जूनियर के रायवुक द्वारा होस्ट किए गए एक निश्चित अतिथि के रूप में सुपर जूनियर किस द रेडियो पर भी दिखाई दे रहे थे। 7 जुलाई 2015 को एन दक्षिण कोरिया के उल्सान स्थित उंडई चुंगुन हाई स्कूल में 3 दिनों के लिए JTBC के वैरायटी कार्यक्रम ऑफ टू स्कूल में अन्य मशहूर हस्तियों के साथ एक छात्र के रूप में शामिल हुए। जुलाई के अंत में एन को निकारागुआ में SBS के सर्वाइवल वैरायटी शो लॉ ऑफ द जंगल में शामिल होने की पुष्टि हुई। ये शो सितंबर में प्रसारित हुआ। अगस्त 2015 में एन को AOA की मीना और ए पिंक की हा यंग के साथ वीकली आइडल में सह MC के रूप में नियुक्त किया गया। वो 2 सितंबर 2015 से 24 मार्च 2016 तक मुख्य MC जियोंग ह्योंग डॉन और डेफकॉन के साथ शो के MC रहे। सितंबर 2015 में एन को KBS के ड्रामा चीयर अप में हा डोंग जाए के रूप में कास्ट किया गया, जो एक प्रतिभाशाली लेकिन विचित्र व्यक्तित्व वाला किरदार है, जो एक प्रतिष्ठित बोर्डिंग हाई स्कूल में छात्रों के जीवन का अनुसरण करता है क्योंकि वे एक चीयर लीडिंग क्लब बनाते हैं। 2016-2018 वेब ड्रामा पहला OST और म्यूजिकल थिएटर में पदार्पण। फरवरी 2016 में एन को उनके पहले वेब ड्रामा टुमारो बॉय में आन ताए प्युंग के रूप में कास्ट किया गया, जो मार्च में नेवर टीवी कास्ट पर प्रसारित हुआ था। इस वेब ड्रामा में वो अपने माता पिता की मृत्यु के बाद अपनी दादी और 3 भाई बहनों की देखभाल करता है। सितंबर में एन ने एक ड्रामा के लिए अपने पहले मूल साउंड ट्रैक में भाग लिया। एन और मेलोडी डे की येओन ने 7 सितंबर 2016 को ड्रामा W के लिए विदाउट यू निगा ओमनन नान गीत जारी किया। उसी महीने एन को साथी VIXX सदस्य ली हांगबिन और AOA की चानमी के साथ वेब ड्रामा व्हाट्सअप विद दीज किड्स में कास्ट किया गया, जो 16 नवंबर को नेवर टीवी कास्ट पर प्रसारित होगा। नवंबर में एन को सियोल आर्ट सेंटर के CJ टोवोल थिएटर में 20 दिसंबर 2016 से 12 फरवरी 2017 तक संगीत नाटक इन द हाइट्स में बेनी की मुख्य भूमिका के लिए चुना गया था। जुलाई 2017 में ये घोषणा की गई थी कि उन्होंने माइटीन के डेब्यू एल्बम के ट्रैक 4 कौनेगा इसे बाहर निकालो के लिए जेन किम के साथ सह कोरियोग्राफी भी की थी। 2019 वर्तमान सैन्य भर्ती, जेलीफिश से प्रस्थान और कार्यवाहक। अपनी भर्ती से कुछ महीने पहले एन ने YouTube पर अपना खुद का चैनल बनाया, जहां वो आज का रिकॉर्ड शीर्षक के तहत अपने नृत्य, भ्रमण आदि के छोटे छोटे वीडियो साझा करता था। 4 मार्च 2019 को एन ने सैन्य सेवा के लिए भर्ती कराया। 7 अक्टूबर 2020 को एन ने अपनी सैन्य सेवा पूरी करने के बाद आधिकारिक तौर पर छुट्टी प्राप्त कर ली। 31 अक्टूबर 2020 को एन ने जेलीफिश एंटरटेनमेंट छोड़ दिया क्योंकि उन्होंने अपना अनुबंध नवीनीकृत नहीं करने का निर्णय लिया और 3 नवंबर को 51K में शामिल हो गए। 2021 में एन ने TVN ड्रामा माइन में अभिनय किया। उसी वर्ष उन्होंने TVN ड्रामा बैड एंड क्रेजी में एक दयालु पुलिस कांस्टेबल
ओ क्यूंग ताए के रूप में सहायक भूमिका निभाई। ली जे यून, जन्म 15 दिसंबर 1984, एक दक्षिण कोरियाई कनाडाई अभिनेता और मॉडल हैं। वो टेलीविजन ड्रामा माई लव बाय माई साइड 2011, हार्टलेस सिटी 2013, वेटलिफ्टिंग फेरी किम बोकजू 2015-2016 और मदर 2018 में अपनी भूमिकाओं के लिए सबसे अच्छी तरह से जाने जाते हैं। ली ब्राजीलियाई जिऊ जित्सु में ब्राउन बेल्ट धारक हैं और फिटनेस के प्रति समर्पित उत्साही हैं। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। ली का जन्म 15 दिसंबर 1984 को सियोल, दक्षिण कोरिया में ली हुआन मुक और ओ यंगही के घर हुआ था और उनका पालन पोषण टोरंटो, ओंटारियो, कनाडा में हुआ। उन्होंने अपनी माध्यमिक शिक्षा के लिए थॉर्नहिल, ओंटारियो में सेंट एलिजाबेथ कैथोलिक हाई स्कूल में दाखिला लिया। ली टोरंटो विश्वविद्यालय में खेल में डिग्री पूरी कर रहे थे जब एक ऑडिशन में एक दक्षिण कोरियाई प्रतिभा एजेंसी ने उन्हें चुना और इस तरह कोरियाई शो बिजनेस में उनका परिचय हुआ। दक्षिण कोरिया लौटकर और एक अभिनेता के रूप में अपना करियर शुरू करते हुए ली ने डोंगगुक विश्वविद्यालय में थिएटर अध्ययन की डिग्री के लिए दाखिला लिया और अंततः उसे पूरा किया, जहां बाद में उन्हें विश्वविद्यालय के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। करियर की शुरुआत एक साक्षात्कार में ली ने खुलासा किया कि दक्षिण कोरिया में एक अभिनेता के रूप में उनकी शुरुआत कुछ चुनौतियों और कठिनाइयों के साथ हुई। भूमिकाओं के लिए बेहद प्रतिस्पर्धी ऑडिशन के अलावा उन्हें कॉस्मेटिक सर्जरी कराने के सुझाव और प्रस्ताव भी मिले, जैसे नाक को ट्रिम करना, जबड़े को मुलायम बनाना और दांतों को सीधा करना। लेकिन ली ने कहा कि उन्होंने इनमें से कोई भी प्रक्रिया न कराने का फैसला किया, क्योंकि उन्हें लगा कि वो अपने माता-पिता द्वारा उन्हें प्राकृतिक रूप से दी गई सुंदरता को नष्ट कर रहे हैं और उन्हें किसी भी प्रकार के सौंदर्य संवर्धन का विचार नापसंद था। नए अभिनेता के तौर पर उन्होंने वजन कम करने की कोशिश भी की, क्योंकि ऐसा करना उनके लिए जरूरी था। एक प्रोजेक्ट में उन्हें 10 किलोग्राम वजन कम करना था और उन्होंने ऐसा किया भी, लेकिन ली ने कहा कि इससे उनके लिए कोई नए अवसर नहीं खुले। इसलिए अभिनय का अनुभव बढ़ने पर उन्होंने अपना वजन बनाए रखने और अपने शरीर को मजबूत बनाने का फैसला किया। अब प्रोजेक्ट और निर्माता उन्हें ढूंढते हैं, क्योंकि मेरे जैसे लोग बहुत कम हैं। उन्हें मर्दाना लुक, जॉ लाइन और बाकी सब कुछ चाहिए। अब उन्हें आखिरकार वही मिल रहा है। निजी जीवन। ली ब्राजीलियाई जिऊ जित्सु में ब्राउन बेल्ट हैं और अभिनय और मॉडलिंग में कदम रखने से पहले टूर्नामेंट में भाग ले चुके हैं। वो अभी भी जिम जाते हैं, तैरते हैं और अपने शरीर को फिट रखने के लिए सप्ताह में 3 या 4 बार जिऊ जित्सु करते हैं। ली ने खुलासा किया है कि उनके स्वस्थ और एथलेटिक जीवन शैली पर उनके पिता का गहरा प्रभाव रहा है। उनका कहना है कि वे हमेशा से ही खेलकूद में रुचि रखते थे और स्कूल में मैराथन में भाग लेते थे, क्योंकि उनके पिता उन्हें ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। हाई स्कूल में वे सबसे तेज ट्रैक एंड फील्ड एथलीट थे, यहाँ तक कि उनके साथियों को भी उम्मीद थी कि वे अंततः ओलंपिक में पहुंचेंगे। ली ने आगे बताया कि अपने माता-पिता के अलावा ब्रूस ली उनके लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत रहे हैं। एक वयस्क के रूप में ली का कहना है कि वह फिटनेस के प्रति समर्पित उत्साही हैं। जिम और जिऊ जित्सु में नियमित रूप से अभ्यास करने के अलावा ली जूडो, मुआय थाई और गहरे पानी में गोताखोरी भी करते हैं। ये स्वस्थ और एथलेटिक जीवन शैली उनके आदर्श साथी के चुनाव को भी प्रभावित करती है। ली ने एक साक्षात्कार में खुलासा किया है कि उन्हें भविष्य में एक ऐसा रोमांटिक साथी पाकर खुशी होगी जो खेल और सक्रिय जीवन शैली में रुचि रखता हो, जिसके साथ वो तैर सकें, दौड़ सकें या गोताखोरी कर सकें। एक एथलीट के रूप में ली स्पोर्ट्सवेयर और स्पोर्ट्स गियर ब्रांड प्यूमा के साथ एक एंडोर्सर और एम्बेसडर दोनों के रूप में मिलकर काम कर रहे हैं। वो नियमित रूप से सिंगापुर और मलेशिया में प्यूमा रन इवेंट्स में भाग लेते हैं। संबंध। 5 अक्टूबर 2022 को ये पुष्टि की गई कि ली नवंबर 2022 में अपनी प्रेमिका के साथ शादी समारोह आयोजित करेंगे। सिद्धार्थ जाधव, जन्म 23 अक्टूबर 1981, एक भारतीय अभिनेता, मनोरंजनकर्ता और हास्य कलाकार हैं, जो कई हिंदी और मराठी फिल्मों और रंगमंच प्रस्तुतियों में अपने काम के लिए व्यापक रूप से जाने जाते हैं। उन्हें कई पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, जिनमें 3 महाराष्ट्र राज्य फिल्म पुरस्कार, 4 महाराष्ट्रचा फेवरेट कोन पुरस्कार और 1 फिल्म फेयर मराठी पुरस्कार शामिल हैं। वो महाराष्ट्र के सेवरी से हैं। उन्होंने टेलीविजन, मराठी और हिंदी फिल्मों में अभिनय किया है।
उन्होंने गोलमाल और गोलमाल रिटर्न्स जैसी कई बॉलीवुड फिल्मों में काम किया है, लेकिन उनका कहना है कि उनका पहला प्यार मराठी फिल्म, टीवी और रंगमंच है। जाधव ने मिथुन चक्रवर्ती के साथ मुख्य भूमिका में अमी सुभाष बोल्ची नामक एक बंगाली फिल्म में भी अभिनय किया है। मीडिया में उन्हें मराठी सिनेमा का कॉमेडी किंग कहा जाता है। निजी जीवन। उनका विवाह तृप्ति से हुआ है। उनकी 2 बेटियां हैं। आजीविका। उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत डीडी सह्याद्री के शो 10 बाबूराव से की थी। इसके बाद उन्हें हसा चकत फू, घडले बिघाडले, अपन यन्ना पहिलत का में सहायक भूमिकाओं में भी देखा गया आदि। 2004 में उन्होंने केदार शिंदे की आगा बाई अरेचा से अपनी फिल्म की शुरुआत की। तभी उन्हें यात्रा फिल्म का ऑफर मिला। उन्होंने 2006 में रोहित शेट्टी की फिल्म गोलमाल फन अनलिमिटेड में सत्तू सुपारी के रूप में बॉलीवुड में अपनी शुरुआत की। उसी साल उन्होंने लोच्या जलारे नाम का नाटक किया। बाद में उन्होंने बकुला नामदेव घोटले, साड्डे माडे 3, दे धक्का, मी शिवाजीराजे भोसले बोलतोय सहित कई उल्लेखनीय फिल्में की। बहुत अधिक। उन्होंने फिल्म दे धक्का के लिए 2008 में महाराष्ट्र राज्य फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता का पुरस्कार जीता। उन्होंने बंगाली फिल्म अमी सुभाष बोल्ची से भी डेब्यू किया था। वो सोनी टीवी के कॉमेडी सर्कस का नया दौर, कहानी कॉमेडी सर्कस के अजूबे में प्रतियोगी थे। वो जॉनी आलारे, बा बहू और बेबी, सारा भाई बनाम सारा भाई और कॉमेडी नाइट्स बचाओ में भी दिखाई दिए। वो अपनी पत्नी के साथ नच बलिए 8 के प्रतियोगी भी थे। वो महाराष्ट्राचा डांसिंग सुपरस्टार, डांस महाराष्ट्र डांस सहित कई रियलिटी शो को जज भी करते हैं। 2016 में उन्होंने गेला उदत नाम का प्ले किया था। वो गणेश तावड़े के रूप में सिम्बा का भी हिस्सा हैं। 2021 में उन्हें राधे में रणजीत मवानी के किरदार में देखा गया था। फिल्मोग्राफी विशेष रूप से प्रदर्शित चलचित्र चाबी उन फिल्मों को दर्शाता है जो अभी तक रिलीज नहीं हुई हैं। सिद्धार्थ जाधव की फिल्मों की सूची, वर्ष, शीर्षक, भूमिका, भाषा, संदर्भ। 2004 आगाबाई अरेचा, सिद्धू मराठी। 2006 जात्रा, सिद्धू आउटसोर्स, गोला विक्रेता, इंदी, चांगभाल, सिद्धू मराठी, मझा नवरा तुझी बायको, गंग्या, गोलमाल, असीमित मनोरंजन, सत्तू सुपारी, इंदी, 2007 यांचा कहीं नेम नहीं, सिद्धू मराठी, बकुला नामदेव घोटाले, नामदेव जबरदस्त, छोटा डंबिस, सादे माडे 3 बबन, 2008 दे धक्का, धनाजी गोलमाल रिटर्न्स, लकी का सहायक, इंदी, उल्धाल सिकंदर, मराठी पूर्ण, 3 धमाल, बस कंडक्टर, बाप रे बाप, डोक्याला ताप, हवलदार निंबालकर, गलगले निघाले, एंड्या बेंजो, 2009 सुंबरन उत्तम, सलाईन केला घोटाला, दिन्या गडबडे गाव, तासा चांगला जांग्या। मी शिवाजीराजे भोसले बोलतोय. उस्मान पारकर 2010 शिक्षणाच्या आईचा घो, इब्राहिम भाई हुप्पा हुय्या हन्म्या, सिटी ऑफ गोल्ड गणेश, गन्या लालबाग, परेले, जली मुंबई सोन्याची गती, बंजक, क्षणभर विश्रांती, विष्णुपंत जगदाले, मराठी पारद, यशवंत इरादा पक्का, रोहित भैरू पहलवान की जय, भैरू पहलवान लक्ष्य सत्तार, 2011 तथ्य लदम्हाना, वेस्ट इंडीज सुपरस्टार, रंगा मामाच्या रशिला भाचा, किशन भाऊचा धक्का भाऊ, 2012 कुटुंब मॅजिक मामू, आम्ही सुभाष बोलची, उस्मान मोंडल, बंगाली बेवकुफो कय्यूम, मराठी, 2013 प्रेमाचा झोल झाल, पोपट नवरे, खो खो आदिमानव, धाम धूम समय, कृपया हिम्मतराव धोंडे पाटील, 2014 प्रियतमा परशा पावडर, रघु सिल्वर, हिंदी 2015 गौर हरी दास्ता, द फ्रीडम फाइल, टाउट ढोलकी लाला। कृतिका कामरा, जन्म 25 अक्टूबर 1988, एक भारतीय अभिनेत्री हैं। उन्होंने टेलीविजन में अपने करियर की शुरुआत सोप ओपेरा कितनी मोहब्बत है 2009 से 2011, कुछ तो लोग कहेंगे 2011 से 2013 और रिपोर्टर्स 2015 से की। कामरा ने अनुभव सिन्हा की फिल्म भेड़ 2023 और अमेज़न प्राइम वीडियो श्रृंखला तांडव 2021 और बम्बई मेरी जान 2023 में भी अभिनय किया है। प्रारंभिक जीवन,
कृतिका कामरा का जन्म उत्तर प्रदेश के बरेली में एक पंजाबी हिंदू परिवार में हुआ था। उनके परिवार में डॉक्टर और शिक्षक थे। उनके पिता डॉक्टर थे और उनकी माता मध्य प्रदेश के अशोकनगर के पास सुखपुर में एक स्कूल की प्रधानाध्यापिका थीं। परिवार के बार बार स्थान बदलने के कारण उन्होंने कई स्कूलों में पढ़ाई की और अंत में नई दिल्ली के वसंत कुंज स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की। बाद में कामरा ने फैशन कम्युनिकेशन की पढ़ाई के लिए नई दिल्ली के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी एनआईएफटी में दाखिला लिया। एनआईएफटी में पढ़ाई के दौरान कॉलेज के बाहर एक कास्टिंग डायरेक्टर ने उन्हें देखा। इसी से उन्हें टेलीविजन में पहली भूमिका मिली, जिसके चलते वे मुंबई आईं और वहीं से उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। आजीविका। टेलीविजन में पदार्पण और कार्य 2007 से 2017। कामरा ने 2007 में यहाँ के हम सिकंदर से अभिनय की शुरुआत की। 2009 में उन्होंने करण कुंद्रा के साथ कितनी मोहब्बत है में एक गायिका आरोही की भूमिका निभाई। इस शो को खूब सराहा गया और इसकी खूब तारीफ भी हुई। 2009 से 2010 तक उन्होंने प्यार का बंधन में काजोल / प्रतीक्षा का किरदार निभाया। 2010 से 2011 तक उन्होंने करण कुंद्रा के साथ कितनी मोहब्बत है 2 में आरोही की भूमिका निभाई। 2011 से 2013 तक कामरा को मोहनीश बहल और शरद केलकर के साथ कुछ तो लोग कहेंगे में डॉक्टर निधि वर्मा माथुर की भूमिका निभाने के लिए प्रशंसा मिली। 2015 में कामरा ने रिपोर्टर्स में राजीव खंडेलवाल के साथ एक रिपोर्टर अनन्या कश्यप की भूमिका निभाई। 2017 में उन्होंने गौरव खन्ना के साथ प्रेम या पहेली चंद्रकांता में एक राजकुमारी चंद्रकांता की भूमिका निभाई। चंद्रकांता आज तक किसी फिक्शन टेलीविजन शो में अपनी अंतिम उपस्थिति दर्ज कराती है। करियर विस्तार 2018 से वर्तमान। कमरा 2022 में कामरा ने 2018 में फिल्म मित्रों से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने जैकी भगनानी के साथ अवनी का किरदार निभाया। ये फिल्म व्यावसायिक रूप से असफल रही। 2021 में उन्होंने वेब सीरीज तांडव में कॉलेज छात्रा सना का किरदार निभाया। इंडिया टुडे की नैरीता मुखर्जी ने कहा, कृतिका के किरदार स्क्रीन पर तो दिखते हैं, लेकिन दर्शकों के मन में अपनी छाप छोड़ने में नाकाम रहते हैं। 2022 में कामरा ने सबसे पहले कौन बनेगी शिखरवती में राजकुमारी कामिनी की भूमिका निभाई। सैबल चटर्जी ने टिप्पणी की, चारों भूमिकाओं में सबसे जीवंत भूमिका निभाते हुए कृतिका कामरा सबसे मजबूत छाप छोड़ती हैं। इसके बाद उन्होंने हश हश में एक परेशान वैवाहिक जीवन से जूझ रही महिला डॉली की भूमिका निभाई। द प्रिंट की टीना दास ने उच्च समाज की महिला के उनके चित्रण की सराहना की। कामरा ने 2023 में आई फिल्म भीड़ में रिपोर्टर विधि का किरदार निभाया था। न्यूज़ 18 के यतमन्यु नारायण ने उन्हें विश्वसनीय पाया। उसी वर्ष उन्होंने बम्बई मेरी जान में हबीबा हसीना पारकर पर आधारित की भूमिका निभाई। द हिंदू के अनुज कुमार ने टिप्पणी की, अपनी सामान्य छवि से हटकर कृतिका ने उस लड़की के रूप में शानदार प्रदर्शन किया जो समान कुशलता से गोली चला सकती है और मार भी सकती है। उनकी हालिया फिल्म 11/11 2024 में रिलीज हुई थी। वो वर्तमान में नागराज मंजुले द्वारा निर्देशित फिल्म मटका किंग की शूटिंग कर रही हैं, जिसमें वो विजय वर्मा के साथ मुख्य भूमिका में हैं। निजी जीवन कामरा की शादी गौरव कपूर से हुई है। फिल्मोग्राफी फिल्में वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स संदर्भ 2015। सबसे अच्छी प्रेमिका सोनाली लघु फिल्म। सूखे सपने स्वयं 2016। सफेद शर्ट वाणी 2018। मित्रों अवनी गांधी 2023। भीड़ विधि प्रभाकर 2025। महान शमसुद्दीन परिवार बानी अहमद। जियो हॉटस्टार फिल्म। टेलीविजन वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स संदर्भ 2007 से 2008 यहाँ के हम सिकंदर अर्शिया। 2009 कितनी मोहब्बत है आरोही शर्मा। 2009 से 2010 प्यार का बंधन काजोल दास / प्रतीक्षा। 2010 जरा नाच के दिखा दो प्रतियोगी गंगा की धीज गीता। 2010 से 2011 कितनी मोहब्बत है 2 आरोही अहलूवालिया। 2011 से 2013 कुछ तो लोग कहेंगे डॉक्टर निधि वर्मा। 2012 से 2013 वी सीरियल स्वयं। 2013 एक थी नायिका वीरा सामयिक भूमिका। 2014
झलक दिखला जा 7 प्रतियोगी। भूपेंद्र सिंह जादवत, जन्म 26 अगस्त 1996, एक भारतीय अभिनेता और मॉडल हैं जो हिंदी फिल्मों और धारावाहिकों में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। वे इत्तू सी बात 2022, डब्बा कार्टेल 2025, मटका किंग 2026, मॉडर्न लव मुंबई 2022 और क्लास ऑफ 83 2020 में अभिनय के लिए जाने जाते हैं, जिसके लिए उन्हें 2021 फिल्म फेयर ओटीटी अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के रूप में नामांकित किया गया था। प्रारंभिक जीवन। भूपेंद्र जादवत का जन्म 26 अगस्त 1996 को राजस्थान के कोटा में हुआ था। उन्होंने अपने प्रारंभिक वर्ष कोटा में बिताए और जयपुर स्थित राजस्थान विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। वे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय 2017 बैच के पूर्व छात्र भी हैं। आजीविका। भूपेंद्र जादवत हमेशा से अभिनेता बनना चाहते थे और उन्होंने इस कला को शुरू से सीखना चाहा। उन्होंने जयपुर में एक थिएटर समूह में शामिल हुए, फिर राष्ट्रीय नाटक विद्यालय में दाखिला लिया। उसके बाद उन्होंने द रेड मार्क नाम से अपना खुद का थिएटर समूह बनाया, नाटक और विज्ञापन किए और अंततः फिल्म जगत में पदार्पण किया। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से स्नातक होने के बाद वे पृथ्वी नाटकों का हिस्सा रहे हैं। उन्होंने मन मन स्क्वायर नामक नाटक में अभिनय करने के साथ साथ निर्देशन भी किया, जिसके लिए उन्हें थेस्पो फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला। उनकी पहली प्रमुख फिल्म भूमिका क्लास ऑफ 83 में थी, जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कारों के लिए अपना पहला नामांकन मिला, और इसके बाद उन्होंने सोनाली बोस की मॉडर्न लव मुंबई के एंथोलॉजी एपिसोड रात रानी और इत्तू सी बात में अभिनय किया। पुरस्कार 2025 में फिल्म और थिएटर में उनके काम की मान्यता में जादवत को राजस्थान सरकार से प्राप्त हुआ। एलीग पद्मश्री पुरस्कार उत्कृष्ट पुरुष अभिनेता के लिए, मन माना स्क्वायर के लिए। सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए 2009 का राष्ट्रपति स्काउटिंग पुरस्कार। नागराज पोपटराव मंजुले, जन्म 24 अगस्त 1978, एक भारतीय फिल्म निर्देशक, अभिनेता, निर्माता, पटकथा लेखक, कवि, पटकथा लेखक और फिल्म निर्माता हैं। वे मराठी सिनेमा में काम करते हैं और सैराट और पिस्तुल्या के लिए जाने जाते हैं। पिस्तुल्या के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ प्रथम गैर फीचर फिल्म निर्देशक का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। उन्होंने 2022 में अमिताभ बच्चन अभिनीत फिल्म झुंड से हिंदी सिनेमा में पदार्पण किया। 61वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में फैंड्री ने किसी निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ पहली फिल्म के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार जीता। 2018 में मंजुले ने मराठी में उन्हाचा कटा विरुद्ध शीर्षक से कविता की एक पुस्तक प्रकाशित की, जिसने भैरूरातन दमानी साहित्य पुरस्कार जीता। वो जी महाराष्ट्र कुश्ती दंगल में वीर मराठवाड़ा नामक एक कुश्ती टीम के मालिक हैं। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। मंजुले महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के जेऊर गांव में पले बढ़े। नागराज के पिता पोपटराव मंजुले के भाई बाबूराव मंजुले ने आर्थिक तंगी के कारण नागराज को गोद लिया था। हालांकि नागराज ने शुरू से ही तय कर लिया था कि अगर वो कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हैं तो वो अपने जैविक पिता पोपटराव मंजुले का सम्मान करेंगे। फिल्म उद्योग में अपना करियर शुरू करने के बाद से उन्हें अपने सभी पेशेवर कार्यों में नागराज पोपटराव मंजुले के नाम से जाना जाता है। वो पारंपरिक रूप से खानाबदोश वड्डर समुदाय से संबंध रखते हैं, जो एक द्रविड़ जनजाति है। उन्होंने पुणे विश्वविद्यालय से मराठी साहित्य में एमए की उपाधि प्राप्त की। उसके बाद अहमदनगर के न्यू आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स कॉलेज से संचार अध्ययन में मास्टर डिग्री प्राप्त की। आजीविका बाएं से दाएं। सूरज येंगड़े, पुलिस अधिकारी रंजीत, निहारिका सिंह और नागराज मंजुले 2019 में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में दलित फिल्म महोत्सव में सेल्फी लेते हुए। मंजुले दलितों के मुक्तिदाता और भारतीय संविधान के मसौदाकार डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर से बहुत प्रेरित हैं। उनकी फिल्में ग्रामीण महाराष्ट्र में दलित के रूप में उनके बचपन के अनुभवों पर आधारित हैं। उनकी फिल्मों में इन समुदायों के सदस्यों द्वारा झेली जाने वाली कठिनाइयों पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिनमें उच्च जाति के समुदायों द्वारा किया जाने वाला सामाजिक भेदभाव और इसके परिणाम स्वरूप होने वाली आर्थिक परेशानियां शामिल हैं। उनकी पहली राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता लघु फिल्म पिस्तुल्या उनके अनुभवजन्य अनुभव का प्रतिबिंब है। ये फिल्म एक दलित लड़के की स्कूल जाने की इच्छा और उसके परिवार की गरीबी और उसके समुदाय में औपचारिक शिक्षा के प्रति गहरी अरुचि के कारण
ऐसा करने में उसकी असमर्थता पर केंद्रित है। उनकी पहली फीचर फिल्म फेंड्री फरवरी 2014 में रिलीज हुई थी। कैकाडी भाषा में इस शब्द का अर्थ सुअर होता है, जो ग्रामीण भारत में दलित समुदाय के साथ होने वाले अमानवीय व्यवहार का प्रतीक है। ये फिल्म जातिगत भेदभाव को भी संबोधित करती है। इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की पहली फिल्म के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार मिला। मंजुले की दूसरी फिल्म सैराट का प्रीमियर 66वें बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हुआ। फेंड्री और पिस्तुलिया की तरह ये भी जातिगत भेदभाव और ऑनर किलिंग जैसे मुद्दों पर आधारित है, जो भारत के कुछ हिस्सों में आज भी व्यापक रूप से प्रचलित हैं। सैराट समाज में महिलाओं की भूमिका को भी उजागर करती है, जिसमें सैराट की महिला मुख्य किरदार आर्ची अर्चना पाटिल को दर्शकों और आलोचकों दोनों से सराहना मिली। सैराट वर्तमान में अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली मराठी फिल्म है। 2019 में मंजुले ने मराठी कौन बनेगा करोड़पति की मेजबानी की। मंजुले ने अमिताभ बच्चन अभिनीत फिल्म झुंड से हिंदी फिल्मों में निर्देशन की शुरुआत की। 2023 में मंजुले ने फिल्म घर बंदूक बिरयानी में एक पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाई। ये फिल्म साईजी शिंदे के साथ उनका पहला और आकाश थोसर के साथ तीसरा सहयोग था। तन्निष्ठा चटर्जी, जन्म 23 नवंबर 1980, एक भारतीय अभिनेत्री और निर्देशक हैं, जो कई हिंदी और अंग्रेजी स्वतंत्र फिल्मों में अपने काम के लिए जानी जाती हैं। फिल्म देख इंडियन सर्कस में अपने अभिनय के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, विशेष जूरी पुरस्कार / विशेष उल्लेख फीचर फिल्म मिला। 2019 में उन्होंने अपनी पहली फीचर फिल्म रोम रोम में का निर्देशन किया, जिसे टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रदर्शित किया गया। जर्मन फिल्म शैडोज ऑफ टाइम में चटर्जी के अभिनय को समीक्षकों द्वारा खूब सराहा गया। इस फिल्म ने उन्हें टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव और बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव सहित कई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में भाग लेने का अवसर प्रदान किया। पश्चिम में उन्हें ब्रिटिश फिल्म ब्रिक लेन 2007 में उनके अभिनय के लिए भी जाना जाता है, जो मोनिका अली के इसी नाम के बेस्ट सेलर उपन्यास का फिल्म रूपांतरण है। इसके लिए उन्हें ब्रिटिश इंडिपेंडेंट फिल्म अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए नामांकित किया गया था। उनकी अन्य उल्लेखनीय भूमिकाओं में अकादमी पुरस्कार विजेता जर्मन निर्देशक फ्लोरियन गैलेनबर्गर की फिल्म शैडोज ऑफ टाइम, रोड अभय देओल के साथ मूवी देख इंडियन सर्कस और मराठी फिल्म डॉक्टर रखमाबाई शामिल हैं, जिसके लिए उन्होंने RIFF राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव और PIFF पुणे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है। निजी जीवन, चटर्जी का जन्म 23 नवंबर 1980 को पुणे महाराष्ट्र में एक बंगाली हिंदू परिवार में हुआ था। उनके पिता एक बिजनेस एग्जीक्यूटिव थे और उनकी माता राजनीति विज्ञान की प्रोफेसर थीं। उनका परिवार कुछ समय तक विदेश में रहा और फिर दिल्ली आ बसा। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और फिर राष्ट्रीय नाट्यशाला में दाखिला लिया। चटर्जी अविवाहित हैं और उन्होंने एक बच्ची को गोद लिया है, जिसे वे एकल मां के रूप में पाल रही हैं। आजीविका, जर्मन फिल्म शैडोज ऑफ टाइम में चटर्जी के अभिनय ने उन्हें समीक्षकों से खूब प्रशंसा दिलाई। इस फिल्म में उन्हें टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल और बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल सहित कई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में भाग लेने का अवसर दिया। इसके बाद उन्होंने पार्थो सेन गुप्ता द्वारा निर्देशित भारत फ्रांसीसी सहनिर्माण फिल्म हवा आने दे लेट द विंड ब्लो में काम किया, जिसका प्रीमियर बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ और डरबन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल सहित कई अन्य समारोहों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता। इसके बाद चटर्जी ने स्ट्रिंग्स, कस्तूरी और बंगाली फिल्म बिबार में अभिनय किया, जिसके लिए उन्हें समीक्षकों से खूब प्रशंसा मिली और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार भी जीता। सारा गैवरॉन द्वारा निर्देशित ब्रिटिश फिल्म ब्रिक लेन में उनके काम ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान और ख्याति दिलाई। चटर्जी को अभिनेत्रियों जूडी डेंच और एनी हैथवे के साथ ब्रिटिश स्वतंत्र फिल्म पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था। नीरज काबी एक भारतीय फिल्म कलाकार और थिएटर अभिनेता, थिएटर निर्देशक और अभिनय प्रशिक्षक हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों और हिंदी सिनेमा, थिएटर और टेलीविजन में अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं। प्रारंभिक जीवन, नीरज काबी का जन्म 12 मार्च 1968 को जमशेदपुर, बिहार, अब झारखंड में हुआ था। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा जमशेदपुर के लोयोला स्कूल से प्राप्त की।
बाद में उन्होंने पुणे के सिम्बायोसिस कॉलेज से कंप्यूटर विज्ञान में डिप्लोमा किया। निजी जीवन। नीरज काबी का जन्म उड़िया मूल के तुषार काबी और उनकी पत्नी जरीन काबी के घर हुआ था। उनके एक भाई पार्थ काबी और एक बहन राधिका विरदी हैं। उनका विवाह फैशन डिजाइनर दीपाली कोस्टा से हुआ है और उनकी एक बेटी शताक्षी काबी है। आजीविका। नीरज काबी एक स्वशिक्षित अभिनेता, निर्देशक और प्रशिक्षक हैं, जो प्रदर्शन, निर्देशन, प्रशिक्षण और अनुसंधान से जुड़ी एक थिएटर और फिल्म रेजिडेंसी बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। उनके द्वारा उपयोग की जाने वाली तकनीकें उनकी अपनी खोजें और प्रयोग हैं, जिन पर वे फिल्मों और थिएटर में अपने अभिनय कौशल को विकसित करने के लिए कई वर्षों से काम कर रहे हैं। पिछले 2 दशकों से नीरज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रख्यात रंगमंच और फिल्म निर्देशकों के साथ एक पेशेवर अभिनेता के रूप में काम कर रहे हैं। रंगमंच निर्देशक के रूप में वे भारतीय और वैश्विक रंगमंच की रचनाओं की व्याख्या करने के लिए भारतीय पारंपरिक कलाकारों और शहरी अभिनेताओं के सहयोग की अवधारणा का अन्वेषण कर रहे हैं। नीरज 1996 से देश भर में यात्रा कर अभिनेताओं, बच्चों और अन्य उद्योग जगत के लोगों के लिए रंगमंच और अभिनय कार्यशालाओं का आयोजन कर रहे हैं। चूंकि रंगमंच और फिल्में व्यवहार विज्ञान के उन्नत स्तरों से संबंधित हैं, जो जीवन परिवर्तनकारी हो सकते हैं, इसलिए ये कार्यशालाएं रंगमंच दर्शन, रंगमंच विज्ञान और रंगमंच कला के गहन अन्वेषण की नींव पर आधारित हैं। थिएटर। नीरज ने 1998 में मुंबई में एक पेशेवर थिएटर अभिनेता के रूप में अपना करियर शुरू किया। उन्होंने शेक्सपियर, बैंको के रूप में, टॉम स्टॉपर्ड, हैमलेट के रूप में, मोलियर, स्गैनरेल के रूप में, मारीवॉक्स, हार्लेक्विन के रूप में, चेखव, गुरॉव और चेखव के रूप में, ऑस्कर वाइल्ड, राजा हेरोड के रूप में, इब्सन, टेस्मैन के रूप में, मार्गोरेट ड्यूरास, पीटर मॉर्गन के रूप में, फ्लोरियन जेलर, पियरे के रूप में, आदि के नाटकों में प्रमुख या मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं, और फ्रांस के जीन जैक्स बेलॉट और एरिक विग्नर, इजराइल के गिल एलॉन, अमेरिका के रेने मिग्लियासियो और भारत के अतुल कुमार, रेहान इंजीनियर और नसीरुद्दीन शाह जैसे अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय निर्देशकों के साथ काम किया है। शेक्सपियर के नाटक हैमलेट का उनका नाट्य रूपांतरण, जिसका निर्देशन और निर्माण उन्होंने 2006 में ब्रिटिश काउंसिल के मुंबई विभाग के सहयोग से किया था। मुंबई में नेहरू राष्ट्रीय रंगमंच महोत्सव, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के भारत रंग महोत्सव में प्रदर्शित किया गया और उसी वर्ष मुंबई में काला घोड़ा महोत्सव में इसका शुभारंभ हुआ। इस प्रस्तुति में मुंबई के कलाकार और ध्रुपद गायन और यक्षगान नृत्य नाट्य की भारतीय परंपराओं के मूल कलाकार शामिल थे। सिनेमा। नीरज के सिनेमाई करियर की शुरुआत 1997 में ओडिया फिल्म शेष दृष्टि उर्फ द लास्ट विजन से हुई, जो श्री ए.के. बीर द्वारा निर्देशित और एनएफटीसी द्वारा निर्मित एक फीचर फिल्म थी। इस फिल्म ने 1998 में राष्ट्रीय पुरस्कार जीता और काहिरा और सिंगापुर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों के प्रतियोगिता अनुभाग में जगह बनाई। इसके बाद उन्होंने आनंद गांधी की बेहद प्रशंसित और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फीचर फिल्म शिप ऑफ थीसियस में एक भारतीय भिक्षु की मुख्य भूमिका निभाई। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चौथे जागरण फिल्म समारोह 2013 में जूरी विशेष उल्लेख। चौथे सखालिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह रूस में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। उन्होंने श्याम बेनेगल की टेलीविजन श्रृंखला संविधान में महात्मा गांधी की भूमिका से लेकर दिबाकर बनर्जी की फिल्म डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी, यश राज फिल्म्स में खलनायक की भूमिका और मेघना गुलजार द्वारा निर्देशित और विशाल भारद्वाज द्वारा निर्मित सच्ची घटना पर आधारित फिल्म तलवार में एक दोषी पिता की भूमिका तक कई विशिष्ट भूमिकाएं निभाईं। 2016 में सोनी गिल्ड अवार्ड्स, जी सिने अवार्ड्स और स्टारडस्ट अवार्ड्स में अभिनय के लिए नामांकन। न्यूज़मेकर्स अचीवर्स अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार। उन्होंने नेटफ्लिक्स, अमेजन और अन्य कंपनियों के कई वेब सीरीज प्रोजेक्ट्स में भी काम किया है। उन्होंने नेटफ्लिक्स ओरिजिनल सेक्रेड गेम्स में डीसीपी पारुलकर की भूमिका निभाई। 2019 में इंडियन टेलीविजन एकेडमी अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार। सिंगापुर में एशियन एकेडमी क्रिएटिव अवार्ड्स में नामांकन। यश राज फिल्म प्रोडक्शन की फीचर फिल्म हिचकी में अपने अभिनय के लिए
उन्हें हैदराबाद में इंडीवुड एकेडमी अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार भी मिला। हाल ही में भारत जर्मन फीचर फिल्म वंस अगेन में रोमांटिक अभिनेता के रूप में उनकी मुख्य भूमिका को टाइम्स नाउ 2019 के पावर ब्रांड्स बॉलीवुड फिल्म जर्नलिस्ट अवार्ड्स में संपादक की पसंद के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के खिताब से सम्मानित किया गया। दिग्गज निर्देशक गौतम घोष द्वारा निर्देशित नीरज की नवीनतम फीचर फिल्म राहगीर का प्रीमियर अक्टूबर 2019 में बुसान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हुआ था। वो पाताल लोक, अवरोध और सेक्रेड गेम्स जैसी प्रशंसित वेब सीरीज का भी हिस्सा रहे हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपने संघर्ष के दिनों की कहानी साझा करते हुए कहा, कुछ भी काम नहीं आया, किसी ने मुझे बुलाया ही नहीं, ये सिलसिला चलता ही रहा, अंतहीन, अथक। मैंने प्रोडक्शन का काम, विज्ञापन एजेंट, स्पॉट बॉय, हर तरह की नौकरियां की। मैं कुछ विज्ञापन एजेंसियों में जूनियर कॉपीराइटर था। मैं कई सालों तक घर घर जाकर किताबें बेचता रहा। मैंने शहर भर में घर घर जाकर ट्यूशन दी, हर तरह की ट्यूशन, भाषण कला, गणित, अंग्रेजी, और यहीं से मैंने अपने जीवन की एक बहुत महत्वपूर्ण बात सीखी, विनम्रता। मेरा अहंकार चूर चूर हो गया क्योंकि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उससे मैं पूरी तरह टूट गया था। आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते कि आपके मुंह पर दरवाजे पटक दिए जाएंगे, आपको गाली दी जाएगी, आपको धक्का दिया जाएगा, आपको लात मारी जाएगी, आपके साथ इतनी सारी चीजें होंगी। और 1-2 साल के लिए नहीं, बल्कि 10, 15, 18 लंबे सालों तक। यहीं से जीने मरने का सवाल उठा और मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि जब आपको हर समय इतना दुर्व्यवहार सहना पड़ता है तो आप खुद पर से विश्वास खो देते हैं और आप सोचते हैं अगर अभी बाहर नहीं निकले तो बीमार पड़ जाओगे, क्योंकि आप इसे अपने जीवन के हर दिन सहन नहीं कर सकते। पुरस्कार विजेता फिल्म निर्माता अमित मसूरकर द्वारा निर्देशित शेरनी में नीरज काबी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पुरस्कार 2014 में रूस के चौथे सखालिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता अनुभाग में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार, शिप ऑफ थीसियस में उनके प्रदर्शन के लिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित और चर्चित फिल्म शिप ऑफ थीसियस में उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता 2013 के चौथे जागरण फिल्म महोत्सव में सिनेमाई उत्कृष्टता की मान्यता में मई 2015 में एनबीसी ने भारतीय रंगमंच और सिनेमा में नीरज काबी के मौन और निरंतर योगदान के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए न्यूमेकर्स अचीवर्स पुरस्कार से सम्मानित किया। 2019 में फिल्म सेक्रेड गेम्स के लिए आईटीए पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार, इचकी के लिए इंडीवुड अकादमी पुरस्कार, 2019 में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार, टाइम्स नाउ 2019 के पावर ब्रांड्स बॉलीवुड फिल्म जर्नलिस्ट पुरस्कारों में फिल्म वंस अगेन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला। नामांकन आईबीएन लाइव मूवी अवार्ड्स 2016 में डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी में नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए नामांकित। 2016 के जी सिने अवार्ड्स में डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी में नकारात्मक भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए नामांकित। स्टारडस्ट अवार्ड्स 2016 में डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी के लिए सर्वश्रेष्ठ नकारात्मक अभिनेता, पाठकों की पसंद के लिए नामांकित। 20वें वार्षिक स्क्रीन अवार्ड्स 2015 में फिल्म शिप ऑफ थीसियस के लिए सबसे होनहार नवागंतुक पुरुष श्रेणी में नामांकित। 11वें सोनी गिल्ड अवार्ड्स 2015 में तलवार के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के पुरस्कार के लिए नामांकित। सिंगापुर में आयोजित एशियन एकेडमी क्रिएटिव अवार्ड्स 2019 में सेक्रेड गेम्स में सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए नामांकित। बात कर ले रिलीजिंग के बारे में तो ये हमें तकरीबन 17 अप्रैल से लगभग 29 मई 2026 तक देखने को मिली है, जो कि एक तरह से बहुत ही बेहतरीन लेंथ के साथ है। बाकी मैंने सारी कुछ इन्फॉर्मेशन इस सीरीज़ के बारे में बता दी है। वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।